वित्त वर्ष 2012-13 के लिए बजट का ऐलान हो चुका है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को वित्त मंत्री से बहुत सी उम्मीदें थी। किस हद तक ये उम्मीदें पूरी हुई हैं? हाउसिंग सेक्टर को लेकर वित्त मंत्री ने जो ऐलान किए हैं उसका इंडस्ट्री और घर खरीदने वालों को कितना फायदा होगा और क्या फर्क पड़ेगा, और बजट में किए गए दूसरे ऐलान इंडस्ट्री पर कितना असर डालेंगे, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे बजट के इंडिया रियल एस्टेट गाइड के इस खास पेशकश में। और आज की हमारी इस खास चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारा वही पैनल जिसमें हमने बजट से पहले चर्चा की थी। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुंबई के सुनील मंत्री ग्रुप के चेयरमैन सुनील मंत्री। इसके अलावा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री अनिल अग्रवाल जी और आम्रपाली ग्रुप के CMD हैं। इसके अलावा हमारे साथ मुंबई में जुड़ेंगे रामरत्न ग्रुप के चेयरमैन श्री गोपाल काबरा। इन सबसे बातचीत होगी, लेकिन शुरुआत यहाँ पर मंत्री जी से करूंगा। मंत्री जी, यहाँ पर बजट आ गया है, बहुत सारी उम्मीदें थी बजट से, हमने बजट से पहले भी चर्चा की थी और तमाम तरह की उम्मीदें रखी थी, लेकिन लगता है कि उसमें से शायद निराशा ही हाथ लगी। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये रियल्टी क्षेत्र के लिए बहुत ही निराशाजनक बजट था। हमने काफ़ी उम्मीदें रखी थी। ATI भी, जैसे कि वो छोटे मकान निर्माण को बढ़ावा देती है, 1.5 लाख की जो छूट है मकान खरीदने पे, इंटरेस्ट पेमेंट करने पे 1.5 लाख की छूट है, हमें उम्मीद थी 3 लाख तक हो जाएगी। ये भी साथ में उम्मीद जुटाई थी कि रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर्स का दर्जा एक दिया जाएगा ताकि ये सेगमेंट में फंडिंग मिलना काफ़ी आसान हो। ये काफ़ी उम्मीदों से हम जुड़े थे, परंतु दुर्भाग्यवश आई थिंक कोई भी बात फाइनेंस मिनिस्टर ने स्वीकार नहीं की और ये बजट के माध्यम से रियल्टी क्षेत्र को काफ़ी निराशा ही प्राप्त हुई है। चलिए, तो यहाँ पर सुनील मंत्री जी का कहना है कि बजट से जितनी उम्मीदें थी उस पर वो खरा नहीं उतरा है, और अगर रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो इसे निराशा वाला बजट ही कहा जाएगा। अनिल शर्मा जी दिल्ली से हमारे साथ हैं, आम्रपाली बिल्डर्स के। अनिल जी, आप इस बजट को कैसा देख रहे हैं? जी बिल्कुल, एक्चुअली हम लोगों ने थोड़ा एक्सपेक्ट किया था कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ बजट में ऐसा आएगा जो आम जो बायर्स हैं, होम बायर्स हैं, मिडिल क्लास होम बायर्स हैं, उनके लिए भी कुछ पैकेजेस वगैरह की घोषणा होगी। जैसे ATI भी सुनील जी ने कहा, या ATC के अंतर्गत जो छूट मिलती थी। लेकिन जो भी पैकेज, जो भी अनाउंस किए गए बजट में प्रोविजंस, आप जिसे देखिए, जो सर्विस टैक्स का जो नेगेटिव लिस्ट है उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पे 60 स्क्वायर मीटर के कंस्ट्रक्शन पे छूट दी जा रही है। तो अब 60 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटम में बनता है जनरली। दूसरी चीज़ें, जो सर्विस टैक्स बढ़ा दी गई, उस सर्विस टैक्स के लिए अगर एक तो पहले ही 10% था, ऊपर से और 2% वो बिल्कुल डायरेक्ट बायर के एक्सचेकर से जाता है, वो भी एक अच्छी खबर नहीं है। एक लेकर के एक छोटी सी जिसे कहे राहत की बात, जो उन्होंने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग अलाउ किया है अफोर्डेबल होम्स के लिए, उसमें थोड़ा सा ये हो सकता है कि जो क्रेडिटेबल क्रेडेंशियल वाले डेवलपर्स हैं, जो टाउनशिप्स वगैरह बनाते हैं और अफोर्डेबल होम्स बनाते हैं, उसके लिए उनको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का एक रास्ता खुलता है। तो मिला जुला कर जितने भी प्रोविजंस किए गए हैं उसमें कहीं भी इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं मिलता दिख रहा है। तो यहाँ पर अनिल शर्मा जी का मानना है कि जितने भी प्रोविजन, थोड़ी थोड़ी बातें जरूर हुई हैं इस बजट के अंदर, लेकिन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा सपोर्ट आया ऐसा नहीं लग रहा है। मंत्री जी, यहाँ आपसे पूछूंगा, EC जो अलाउ किया है अब आपको लो बजट हाउसिंग में या अफोर्डेबल हाउसिंग में, आपको नहीं लगता इससे इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिलेगा? साथ में जो घर खरीदने वाले हैं शायद उनके लिए भी अच्छी खबर होगी, क्योंकि लो बजट हाउसिंग इससे शायद उसको एक पुश मिले। वीरेंद्र जी, देखिए, ECB ये कोई नई बात नहीं है। 2010 तक रिजर्व बैंक के पॉलिसी के अंतर्गत ECB परमिसिबल था। वो सिर्फ टाउनशिप प्रोजेक्ट्स के लिए था, मतलब 100 एकड़ एंड अबव के लिए ECB परमिसिबल था। मुझे लगता है फिर से फाइनेंस मिनिस्टर ने वही बात रखी है। परंतु अगर हम इसका ECB का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, जब ये अस्तित्व में था 2007 से 2010 के दरमियान, सिर्फ इंडिया में एक ECB आया है।
तो मुझे लगता है कि ये माध्यम से बहुत ज़्यादा ये सेक्टर में पैसा आएगा ऐसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। और फिर से अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के लिए इसको सीमित किया गया है। तो जो फंड्स देते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या फॉरेन इन्वेस्टर्स, उन्हें प्रॉफिट मार्जिन और रिस्क वेटेज अफोर्डेबल हाउसिंग में नज़र नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि ईसीबी के माध्यम से ये क्षेत्र में ज़्यादा पैसा मिलेगा, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। छोटी सी उम्मीद जो दी है एनएचबी को 5000 करोड़ और हड को दूसरी एक इंस्टीट्यूशन है जो डेवलपर्स को कुछ हद तक लैंड करती है, ये दोनों इंस्टीट्यूशन को 5-5 हज़ार करोड़ उन्होंने दिया है। ये थोड़ी सी राहत वाली बात है। और दूसरा जो 1% इंटरेस्ट सबवेंशन, जैसे इंटरेस्ट की छूट हम कहते हैं, 15 लाख तक का अगर लोन हो और 25 लाख तक मकान हो तो 1% इंटरेस्ट की छूट जो दी है वो बरकरार रखी है। पर उसे शहर के लिए, मेट्रो के लिए हम बात करें तो उसे कोई ज़्यादा फायदा नहीं। बम्बई या दिल्ली या बेंगलुरु या चेन्नई, ये शहरों की बात करें तो 15 लाख के अंदर कर्जा लेना और 25 लाख के अंदर मकान होना ये प्रैक्टिकली असंभव है। इसलिए वैसे इससे ज़्यादा कोई बेनिफिट इंडस्ट्री को मिला नहीं, ये मेरी राय है। चलिए, और इस बीच हमारे साथ रामरत्न ग्रुप के चेयरमैन श्री गोपाल काबरा भी जुड़ चुके हैं, तो उनसे भी एक राय ले लेते हैं। काबरा जी, आपको ये बजट पहली नज़र में खासतौर पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए कैसा लगा? देखिए, सबसे पहली बात तो जो एक्साइज बढ़ी है उसका इम्पैक्ट बाकी इंडस्ट्रीज को है, लेकिन रियल एस्टेट को भी काफ़ी हद तक होगा। मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम जो 2% एक्साइज ड्यूटी और 2% सर्विस टैक्स बढ़ा है, इसका रियल इम्पैक्ट जाके 3.5-4% तक इसकी कॉस्ट बढ़ेगी। एवरेज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो छोटे गांव में 1000 रुपये और बड़े शहर में 3000 रुपये तक की कॉस्ट आती है, तो आप ये समझिए कि इस प्रकार से 120 रुपये शहर में और गांव में कम से कम 35 से 40 रुपये स्क्वायर फीट कॉस्ट बढ़ेगी। और जब कॉस्ट बढ़ती है तो नेचुरली बिल्डर उसके ऊपर उसका मुनाफा भी जोड़ता है। तो इसका इम्पैक्ट ये बढ़ेगा कि इससे कॉस्ट बढ़ेगी, यानी लोगों का बाइंग पावर में वापस एक और प्रेशर इसमें आएगा, ऐसा लगता है मेरे को। चलिए, तो यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन श्री गोपाल काबरा जी ने यहाँ पर एक और पॉइंट उठाया कि जो सर्विस टैक्स बढ़ाया गया है, जो एक्साइज बढ़ाया गया है, उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी हाउसिंग सेक्टर पर आएगा। तो इस पूरे इम्पैक्ट पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन इस पर और पॉइंट्स उठाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपका टैक्स, आपकी इनकम, आपके एक्सपेंसेस, आपकी सेविंग्स, आपके प्लान्स और आपकी लाइफ, इन सब पर क्या असर डालेगा बजट 2012? जानिए 24 मार्च को दिन भर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ और करिए फैसला कि क्या बजट ने किया आपकी तरक्की की गाड़ी को आर या पार। सुपरटेक प्रेजेंट्स बजट महाकुंभ 24 मार्च दिन भर सिर्फ CNBC आवाज पर। Presenting partner Supertech, yours for life. आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड का बजट स्पेशल शो, जहां पर हम बात कर रहे हैं बजट अनाउंसमेंट की, कितना फायदा हुआ रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, कहां पर निराशा हुई और तमाम वो बातें जो इंपैक्ट करेगी इस इंडस्ट्री को। ब्रेक से पहले हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही एक ये मुद्दा उठा कि जो सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है, जो एक्साइज बढ़ा दिया गया है, उसका भी हाउसिंग सेक्टर पर एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। चलते हैं दिल्ली, जहां मौजूद है अनिल शर्मा। शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि एक्साइज में और यहाँ सर्विस टैक्स में 2% की बढ़ोतरी हो गई है, तो इसके बाद अब घर का सपना कितना महंगा हो जाएगा? जी देखिए, पहले ही सर्विस टैक्स जो है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स पे भी जो बायर्स हैं उनके लिए इम्पोज किया गया था 10%। वो भी अपने आप में एक अच्छा खासा लेवी था टैक्स का, और उसके अलावे उस पर 2% और बढ़ा दिया गया। यानी कि अगर कोई 21 लाख का मकान लेता था तो पहले 21,70,000 और अब 21,84,000। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं बायर्स पे बोझ ही पड़ रहा है। दूसरी बात, जो एक्साइज टैक्स बढ़ रहे हैं उसके कारण सीमेंट और स्टील के प्राइसेस प्रभावित होंगे और उसके कारण भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगा। तो ऑल टुगेदर मिला करके जो बजट होम्स हैं, इवन अफोर्डेबल होम्स हैं, उसे भी महंगा होने की आशंका है। और इसके अतिरिक्त जो हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट ईयर हम लोगों ने
जो जैसा कि ये था जो कह रहे थे कि जो सबवेंशन दिया गया 1% का 15 लाख तक यदि कोई लोन लेता है और घर वो 25 लाख का होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि जो 25 लाख तक के घर होंगे वैसे ही बढ़ के 27 या 28 लाख के हो जाएंगे ये सारी चीज़ों के कारण। तो डेफिनेटली वो भी जो सबवेंशन है वो भी बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं होगा। चलिए, यहाँ पर एक और कारक है जो हमें लगता है, सब ये उम्मीद कर रहे थे कि रिजर्व बैंक की पॉलिसी में कुछ होगा, लेकिन कुछ निकल कर नहीं आया। फिर उम्मीद की जा रही थी कि शायद वित्त मंत्री कोई ऐसा रोड मैप देंगे या कोई इंडिकेशन देंगे कि आने वाले वक्त में ग्रोथ को पुश करने की कोशिश होगी, इंटरेस्ट रेट कहीं नीचे जाएंगे, आते हुए नहीं दिखे। गोपाल जी, आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में इंटरेस्ट रेट पहली बात कम होते हुए दिखने का तो कोई इंडिकेशन है नहीं, इसका कितना इम्पैक्ट अब आप बनाने वालों और खरीदने वाले दोनों पे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि इंटरेस्ट रेट कम होता दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा तो मेरे को खाली रियल इस्टेट ही नहीं बाकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा असर होगा। रियल इस्टेट में जब मकान आदमी जब लेगा कि उसकी बाकी इकोनॉमी बढ़िया चल रही है, खाली सर्विस क्लास में मकान लेता है ऐसा नहीं है, उतने ही मात्रा में व्यापारी और बाकी अपने छोटे उद्योगपति से लेकर बड़े उद्योगपति सब मकान लेते हैं। इंटरेस्ट रेट कम होने से ही इस देश की इकोनॉमी चलती है। दुनिया में जो भी इकोनॉमी चल रही है बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट। क्यों बाकी जो डेवलप देश है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्यों कम है? क्या वहाँ पे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है? वैसी बात तो नहीं। इन्फ्लेशन इस एक जगह अपनी जगह है, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होने से ही इकोनॉमी बड़ी हो सकती है। आज की तारीख में मकान लेना वैसे भी बहुत महंगा हो गया, उसके बाद उसके जो इंस्टॉलमेंट EMI भरना ये डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। इसके कारण से आज हर तरफ से महंगाई बढ़ रही है। अगर हमारे एम्प्लॉय को भी हम ट्रांसफ़र करते हैं छोटे शहर से बड़े शहर पे, तो वो एक अच्छा इंक्रीमेंट मांगता है, बोले सर मेरे को रेंट ज़्यादा होना पड़ेगा, मेरी EMI ज़्यादा है। तो इंटरेस्ट रेट कम होते हुए दिख नहीं रहा है, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम करने के ऊपर सरकार को अधिक से अधिक ताकत तो लगानी चाहिए। तो यहाँ पर एक पुश देना पड़ेगा ताकि इकोनॉमी पूरी ओवरऑल को एक यहाँ पे सहारा मिले, और इंटरेस्ट रेट जब तक कम नहीं होंगे बनाने की साइड पर डेवलपर्स के लिए और यहाँ पर घर खरीदारों के लिए दिक्कत होगी। मंत्री जी, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पर उठाना चाहूँगा ये कि वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर एक पुश देने की कोशिश की है, उस पर स्पेंडिंग बढ़ा है। तो आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब काम बढ़ेगा तो इससे हाउसिंग की डिमांड पर असर पड़ेगा, एक पुश यहाँ आता हुआ दिखेगा? नहीं, बहुत ज़्यादा पैमाने पे जितनी हम उम्मीद रख रहे हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़े धनराशि की आवश्यकता है और वित्त मंत्री जी ने जो अभी दिया है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतने नेग्लिजिबल रुपयों से बन नहीं सकता है। मैं अगर ये रेल बजट को इसके कंपैरिजन में करूंगा तो रेल मंत्री ने ये बात कही थी कि 5,60,000 करोड़ अगले 5 वर्ष में वो खर्च करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उतना भी अमाउंट हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना चाहते हैं। तो एक जब तक आप बहुत बड़ी धनराशि इसके लिए एलोकेट नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए रेट ऑफ द इंटरेस्ट ये 6 से 8% के दरमियान होना चाहिए। इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूशन का 12% के नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर को कर्जे अवेलेबल नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट अपने आप में वायबल नहीं हो रहे। हमने देखिए पावर प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है, एयरपोर्ट्स की क्या स्थिति है, अन्य चीज़ों की भी देखिए, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो धनराशि है वो बहुत ही निग्लिजिबल अवेलेबल है और कम रेटों में उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम काफ़ी पीछे पड़ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर लग रहा है कि शायद वित्त मंत्री ने न सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर को तो यहाँ थोड़ा सा कम ध्यान दिया, शायद उनकी नेग्लिजेंस का शिकार हो गया, लेकिन कुछ और सेक्टर जहाँ से इसको पुश मिल सकता था वो भी थोड़ी कमी रह गई है। शायद उनको और यहाँ पर कुछ करने की जरूरत थी। बहरहाल कुछ और ऐसे मुद्दे जो अनछुए हैं इस बजट में उठाए गए, लेकिन उसका हाउसिंग इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा और साथ ही वित्त मंत्री का ये बजट हाउसिंग इंडस्ट्री के लिहाज से कैसा है, कैसी रेटिंग देते हैं हमारे मेहमान, ये भी हम देखेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। जूल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किश्तें देंगे हम और 2 किश्तें देंगे PCJ। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जनरेशंस, PC ज्वेलर। Would you like a Mercedes-Benz to go with your copy of Forbes India? Subscribe now and win a Mercedes C-Class and other assured gifts. Avail the special Forbes India and Mercedes-Benz subscription offer. SMS Forbes to 51818. बेटा, मनी ट्रांसफर अब तक नहीं हुआ। क्या आप टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं? अब अपने मोबाइल फोन से स्टेट बैंक फ्रीडम पे लॉग ऑन करके कीजिए पैसा ट्रांसफर। स्टेट बैंक फ्रीडम,
तो हुआ ना आपका बैंक आपकी जेब में। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड का पोस्ट बजट स्पेशल, जहां पर हम बात कर रहे हैं बजट में किए गए ऐलानों की और क्या इंपैक्ट उसका रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे पड़ेगा या पड़ सकता है। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील मंत्री जी, एक बार फिर आपके पास आते हैं कि जैसा हमने चर्चा की, क्योंकि सबसे बड़ा इस बजट को लेकर आम आदमी में भी यही अवधारणा है या यही सोच अब बन रही कि ये बजट बहुत ज्यादा महंगाई को बढ़ावा देने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी इंडस्ट्री पे कितना फर्क पड़ेगा और बायर्स के लिए कितना भारी है? देखिए, एक सीधा प्रभाव है सर्विस टैक्स के माध्यम से 1% हर कंज्यूमर को ज़्यादा अदा करना पड़ेगा, तो 1% का सर्विस टैक्स का इम्पैक्ट है। दूसरी बात है एक्साइज और कस्टम्स की, जो सीमेंट, स्टील, सैंड और अन्य चीज़ों में एप्लीकेबल होगी। उसकी वजह से मुझे लगता है कहीं स्क्वायर फीट पे, मतलब सीमेंट फॉर एग्जांपल 10 रुपये बैग महंगी हो रही है, स्टील 1000 से 2000 रुपया पर मेट्रिक टन महंगा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल 2 से 3% रियल एस्टेट की चीज़ें महंगी हो जाएगी। मतलब आप मकान खरीदना चाहते हो तो पिछले समय से ऑलमोस्ट 3% तक आपको एक्स्ट्रा अदा करना होगा ये बजट के माध्यम से। मतलब आपको लगता है कि अब अगर आपका घर खरीदने का मन है तो वो आपको अब पहले की तरह तो नहीं मिलेगा, थोड़ा महंगा, आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे? बिल्कुल जी, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ों का बोझ कॉमन कंज्यूमर पे दिया है। अल्टीमेटली डेवलपर को ये कंज्यूमर पे पास ऑन करना पड़ेगा। और भी बात रखी कि जितनी म्यूनिसिपल सर्विसेज है उसे भी सर्विस टैक्स लिया गया है। तो मुझे लगता है ओवरऑल ये इन्फ्लेशनरी बजट है। इंटरेस्ट रेट में कोई राहत नहीं है, जिस वजह से काफ़ी महंगे ब्याज दरों में ही डेवलपर्स को इंस्टीट्यूशन से फंडिंग हो रही है। तो मुझे लगता है ओवरऑल इम्पैक्ट हम करें तो करीबन 3% तक मकान इससे बजट की वजह से महंगे हो जाएंगे। चलिए, मकान महंगा हो जाएगा, घर का सपना है महंगा होगा। काबरा जी, एक पुरानी मांग थी यहाँ पर जो हमने प्री बजट अपने शो में भी उठाई थी कि इसको रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा मिलता, बहुत अच्छा होता, लेकिन एक बार फिर वित्त मंत्री नहीं दे पाए। आपको क्या लगता है, मिल जाता तो खैर बेहतर ही होता? जब नहीं मिला है तो अब कौन सी मुश्किलें हैं जो अभी भी बरकरार रहेंगी? देखिए, रियल इंडस्ट्रीज की मुश्किलें कई हैं, क्योंकि मैं तो रियल एस्टेट में नहीं हूँ, लेकिन रियल एस्टेट के बिल्डर मेरे सारे दोस्त हैं और पूरे इंडिया में हैं। एक तो रियल एस्टेट में एक ऐसा बिजनेस जिसमें हाईएस्ट डिपार्टमेंट लगते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट से लेकर म्यूनसिपालिटी, मुंबई में महाड़ा, स्टेट, म्यूनसिपालिटी, इतने डिपार्टमेंट लगते हैं। इन सब डिपार्टमेंटों को मेंटेन करना और मैनेज करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। मेरे को ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट को जब तक इंडस्ट्रीज का दर्जा नहीं देंगे, पूरे विश्व में रियल एस्टेट ही सबसे बड़ी इकोनॉमी होती है, जो इंडिया में अभी तक नंबर 4 पे ही है। जब तक ये नंबर 1 पे नहीं होती है एज ए होल इंडस्ट्री, तब तक वाकई में इस देश की ग्रोथ नहीं हो पाएगी और लोगों को जो रियल सुख सुविधा और आराम, आखिर आदमी जीता है रोटी कपड़ा और मकान के लिए, लेकिन जरूरत मकान की, रोटी कपड़ा तो समझो आदमी मैनेज कर लेता है, लेकिन मकान एक वास्तव में एक नेसेसिटी है फॉर हैप्पीनेस इंडेक्स। अरे लोग ऐसे नहीं, सब बड़े लोग की बात अलग है, वो दिखाने के लिए लेते हैं, लेकिन वास्तव में एक आदमी को जब अच्छा घर मिल जाता है तो उसकी सफलता अपने आप बढ़ती जाती है। जब लोग, आम आदमी की सफलता बढ़नी शुरू की, देश अपने आप सफल हो जाएगा। चलिए, अब चलते हैं दिल्ली। शर्मा जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे कि यहाँ पर अब बजट तो आ चुका है, बजट के प्रावधान भी हम सबके सामने हैं और साफ दिख रहा है कि महंगाई शायद इससे बढ़ेगी। आपको इंडस्ट्री के लिए अगला 1 साल कैसा नजर आता है, क्या मुश्किलें आएंगी? मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के सामने तो जो भी बजट है, तो जो रिलीफ की उम्मीद थी, क्योंकि हम लोग 7 से 9% जीडीपी के ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर हैं, और अफोर्डेबल होम्स की जो कल्पना सरकार के पॉलिसी के तहत है उसको भी हम लोग साकार करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है, अगर इंटरेस्ट रेट पे अगर ये लोग थोड़ा सा रिलीफ देना चाहें, या जीएसटी आने वाला है उसमें अगर कोई इस इंडस्ट्री को रिलीफ देना चाहें, तो आगे इंडस्ट्री बेहतर हो सकती है। एक चीज़ ज़रूर इस बजट से निकल कर आया है कि कहीं ना कहीं जो वित्त मंत्री जी हैं उनके जहन में ये बात है कि अफोर्डेबल होम्स को सपोर्ट किया जाए, उनको किसी तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन चूक थोड़ी वो लगती है या कमी वो लगती है कि जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उस प्रोविजंस को थोड़ा सा बेहतर अगर बना दिया जाता, जैसे 60 स्क्वायर मीटर जो नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है कंस्ट्रक्शन के लिए, सर्विस टैक्स के लिए, उसको 80 स्क्वायर मीटर किया गया होता है, या सर्विस टैक्स ही जो अफोर्डेबल होम्स हैं उनके लिए एग्जेम्प्ट कर दिया होता। तो इस तरीके से थोड़ी अगर सपोर्ट अगर बजट के माध्यम से होता, और आगे जो इंटरेस्ट रेट का एटलीस्ट कम से कम अभी उसमें एक हॉल्ट दिखता है, एक लगता है कि कहीं ना कहीं रुका हुआ है, और अगर इसी में थोड़ा
आगे जाकर के कुछ भी 1% या 1.5% का इंटरेस्ट डाउन हो जाता है तो इंडस्ट्री फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकती है और अफोर्डेबल होम्स प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा लगता है कि अगर इन चीज़ों पे अगर तवज्जो नहीं दी जाएगा तो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल में होगी। चलिए, तो बजट से तो निराशा हुई है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद बरकरार कि आगे जाकर अगर इंटरेस्ट रेट नीचे चले जाते हैं तो यहाँ शायद थोड़ा सा सहारा इंडस्ट्री को मिलेगा। बहरहाल फटाफट मैं आप तीनों ही हमारे मेहमानों से निवेदन करूंगा, और सबसे पहले सुनील मंत्री जी आपसे, आप कितने मार्क्स देंगे इस बजट को अगर रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव में देखें? मैं सिर्फ 4 मार्क देना चाहूंगा, 10 में से 4। चलिए, इसका रीजन है बिल्कुल पासिंग नंबर्स देना चाहूंगा, और खाली एक चीज के लिए वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि पहली बार उन्होंने हाउसिंग ये शब्द जिक्र किया है। शायद हो सकता है कुछ पन्ने पढ़ना भूल गए होंगे, ये मैं उम्मीद रखता हूँ अगले बजट में वो पन्ने पढ़े जाएंगे। फिर भी मैं बिल्कुल निराश नहीं हूँ, होपफुल हूँ कुछ न कुछ और माध्यम वाले आने वाले समय में रिजर्व बैंक के माध्यम से या वित्त मंत्री के माध्यम से ये सेगमेंट के लिए या ये सेक्टर के लिए कुछ न कुछ राहत मिले। चलिए, उम्मीद बाकी। काबरा जी, आप कितने मार्क्स देंगे? मार्क्स तो इसमें 10 में 4 ही होते हैं उनको, लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए, ठीक है बिजनेस में, लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं मजबूरी या देश चलाना और पॉलिटिकल दोनों मजबूरी के हिसाब से उन्होंने बजट को बैलेंस करके दिया हुआ है, बट ही डिजर्व टू बी गेट 4 मार्क। शर्मा जी, आपकी क्या मार्किंग होगी? मैं 5 नंबर देना चाहूँगा, वो इसलिए कि कम से कम और ज़्यादा लोडेड नहीं किया गया टैक्सेशन से, या जो कॉरपोरेट टैक्स है और ऐसे प्रोविजंस नहीं दिए गए जो डेवलपर्स के लिए घर को और महंगा बनाने की और उनको कुछ करना पड़ता, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से 5 नंबर दूंगा। चलिए, तो यहाँ पर वित्त मंत्री जी, जहाँ तक रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज का सवाल है तो उनके बजट को बहुत किनारे से पासिंग मार्क्स से मिल पाए हैं, लेकिन उम्मीद यहाँ पर एक बरकरार है कि चलिए बजट हो, लेकिन आने वाले वक्त में इंडस्ट्री उम्मीद करती है कि कुछ ऐसे प्रावधान आएंगे, कुछ ऐसी राहत होगी, चाहे वो टैक्स के माध्यम से हो, चाहे फिर ब्याज दरों के माध्यम से, जिसमें इस इंडस्ट्री को पुश मिलेगा, चाहे वो जैसा हम कहते हैं कि इंडस्ट्री डेवलपर वाला साइड हो या फिर खरीदारों के लिए, दोनों के लिए। इसी के साथ हम अपनी इस खास पेशकश को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार। Presented by RR Kabel। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। We have a home set Ambali because